डॉक्टर अंशुमान, क्या वैक्सीन बच्चों को भी लगवानी होगी क्या, या बच्चों के लिए दूसरी वैक्सीन आएगी? जी, बहुत अच्छा सवाल है। 18 प्लस में ट्रायल हो चुका था, उसमें हो गया। अभी बच्चों में ट्रायल चल रहे हैं। बच्चों में मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन जो मॉडर्ना का है, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन बच्चों में देखा जा रहा है ज्यादा सुटेबल होगा। बच्चों में इम्यून मॉड्यूलेशन बहुत अच्छी होती है। बच्चों में वैक्सीन बाकी लोगों से ज्यादा कारगर होगी, जो थ्योरी कहती है वैक्सीनेशन प्रोग्राम की थ्योरी। दूसरा, एक नेजल स्प्रे वैक्सीन बहुत पहले, मैंने 6-8 महीने पहले कहा था कि भविष्य में नेजल स्प्रे वैक्सीन आ जाएगी, और अब ये ट्रायल शुरू हो गया है। नेजल स्प्रे वैक्सीन मतलब इंजेक्शन ना लगाने के बजाय नाक के रास्ते वैक्सीन को स्प्रे किया जाएगा, और थ्रोट में कोरोना वायरस जैसा एक समझ लिए वैक्सीनेशन का लोड जाएगा, और वहां से एब्जॉर्ब होगा और शरीर में जाके एंटीबॉडी बना देगा। अगर नेजल स्प्रे वैक्सीन सक्सेसफुल हुआ तो उसके 2-3 फायदे। बच्चों में आप आराम से लगा सकते हैं क्योंकि बच्चे इंजेक्शन से डरते हैं। दूसरा, जो आप पूछ रहे थे, कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना का संक्रमण हुआ, आईजीए एंटीबॉडी जिसमें नहीं बन रही थी, इसमें नेजल स्प्रे वैक्सीन में आईजीए एंटीबॉडी भी बनेगी, आईजीजी और आईजीएम भी बनेगा। तो ये 2 अंडर ट्रायल है, मतलब 18 से नीचे के बच्चों में, और नेजल स्प्रे वैक्सीन इसका फेज ट्रायल चल रहा है। रिजल्ट आ जाता है तो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन ओपन हो जाएगा। डॉक्टर अंशुमान, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम 10% जनता को वैक्सीन लग चुकी, यानी कि 17 करोड़। तो 17 करोड़ जब वैक्सीन की हम बात करते हैं, तो क्या ये वो डोजेज हैं जो सबको लग गई हैं, वो गिनती है, या जिनको दोनों डोजेज लग गई हैं उनकी गिनती है ये? जिनको सिंगल डोज लगी है उनकी गिनती है। अगर दोनों डोज उनकी, की गिनती करेंगे तो बहुत कम है। हाँ, क्योंकि वो मैं देख रहा था कहीं 2.5 से 3% जी का ही आंकड़ा है सिर्फ। जी, तो बिल्कुल। ऐसी ऐसी स्थिति में डॉक्टर अंशुमान, जो सरकारी वेबसाइट है वहां पे है कि 2 दिन पहले का डेटा वो दिखाया है उन्होंने कि 6,89,652 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, यानी कि 6,90,000, और बिल्कुल राउंड फिगर ले लें तो 7 लाख। तो 7 लाख लोगों को यदि वैक्सीन लगाई जा रही है, और जिस तरह से हमने बात पहले की कि 96 करोड़ लोगों को लगभग लगानी है जो 18 साल से ऊपर वाली उम्र के लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर इस स्पीड से हम चलते हैं तो 3 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। और ये हम पहले शुरुआत में बात कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर मैं पूछ रहा हूं कि क्या 3 साल हम सरवाइव कर पाएंगे बिना वैक्सीन के? नहीं रविंद्र जी, ये वैक्सीन मेडिकल हिस्ट्री में सबसे तेज अगर वैक्सीन कोई बनी है आज तक, जो मम्स, इससे पहले मम्स की वैक्सीन आई थी, जो गाल में सूजन, पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग जो होती थी, 4 साल जी लगे थे। उस जी। रिकॉर्ड को भी इसने तोड़ दिया है अभी कोरोना वायरस के वैक्सीन ने, और उससे भी कम समय में बना है। इसका मैक्सिमम फायदा हमें उठाना चाहिए। अगर मुझसे पूछिए कि क्या आपके हिसाब से इसकी नीति होनी चाहिए, मेरे हिसाब से नीति ये होनी चाहिए, पॉपुलेशन आपको पता है, डिमांड कितनी है वैक्सीन की पता है आपको, इतनी वैक्सीन आपूर्ति कैसे होगी, मतलब सप्लाई कैसे होगी। इंडियन कंपनी 2, स्पुतनिक वी को परमिशन मिली, इमीडिएटली चालू कीजिए। तीनों कंपनी से पूछिए कि 3 महीने के लिए अंदर कितनी डोज हमें दे सकते हो। जितनी डेफिशिएंसी है उसको दूसरी कंपनी मॉडर्ना, फाइजर को अलाउ करें, कंट्री में इन करें, और ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम को 3 महीने के अंदर सीमित कर दें। 3 महीने में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को खत्म कर दें। अगर इस रफ्तार से हम करें तब तो वैक्सीनेशन का फायदा है। अदरवाइज सिंपली ये होगा कि कुछ तो कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली कुछ नहीं हो रहा है, और वो जो वायरस निकल के आएगा, जो मैंने आपको समझाया, नॉन वैक्सीनेटेड टू वैक्सीनेटेड में जब जाता है तो ये चकमा देने वाला हो जाता है, इम्यून सिस्टम को एस्केप करने लगता है। तो जितने पॉपुलेशन को वैक्सीन लग गया वो भी फिर एट रिस्क आ जाएंगे, ये और भी खतरनाक मामला हो जाएगा। इसको अफसोसवश राजनीतिक लोग, जो नेता हैं, अफसोसवश पावर भी उन्हीं के पास है, इसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं। इनको सिंपली लगता है इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, तो मुझे समझ नहीं आता है, जब चुनाव लड़ने गए थे तो देश का क्षेत्रफल क्या छोटा था, आबादी कम थी, तो उसी समय डिसाइड किया होगा कि देश चलाना है या राज्य चलाना है तो इस आबादी को मुझे हैंडल करना है, तो नीति निर्धारण भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन वो नहीं करते हुए कुछ और नीति निर्धारण का इनका क्राइटेरिया बन जाता है, या क्रेडिट लेने का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा मैं देखता हूं इन दिनों हो गया है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, और उस क्रेडिट लेने के लिए अथाह पैसे खर्च किए जाते हैं एडवर्टीजमेंट में। विज्ञापनों। अगर उन पैसों का, विज्ञापनों में, उन पैसों का अगर सदुपयोग वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लग जाए,
वेंटिलेटर, आईसीयू बेड इस पे लग जाए तो बेहतर होगा। दूसरा, वैक्सीनेशन को डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। मतलब बड़े सेंटर पे जाने से लोग डर रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगह होती है। दूसरा, बड़े हॉस्पिटल में मरीज भी आ रहे होते हैं, लोगों को डर लगता है कोरोना संक्रमण का। इसलिए आपको पीएचसी मॉडल, छोटे छोटे सेंटर पे जहां सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा हो या ओपीडी चल रही हो, ऐसी जगह को लेना पड़ेगा। टाइमिंग, आप 9 to 5 का टाइमिंग मत रखिए, लंबे समय तक रखिए, कम से कम 10 या 12 बजे रात तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चलाइए। स्टार्टिंग में मैं कहूंगा पहले दूसरे महीने आप 24/7 वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाइए। नॉर्मल डॉक्टरों को इन्वॉल्व मत कीजिए जो कोरोना का इलाज कर रहे हैं। इसके लिए बाकी जो डॉक्टर, आशा वर्कर, नर्सिंग स्टाफ, उन लोगों की मदद लेके वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए सेपरेट टीम तैयार कीजिए। और इसकी उपलब्धता में सेंट्रल, स्टेट, आपने देखा ही होगा, कंफ्यूजन खत्म कीजिए। 1 कंट्री, 1 वैक्सीन, 1 पॉलिसी, 1 प्राइस, ये सिस्टम लाइए। इस रफ्तार से अगर वैक्सीनेशन करना, तब मैं मानूंगा कि इनकी नियति और इनकी नियत साफ है और ये वाकई चाहते हैं हमारे देश की जनता सुरक्षित हो, ये चाहे सरकार कहीं किसी राज्य में यानी किसी कि आप पार्टी की ये हो, हमें कहना चाह पार्टी रहे से हैं या मतलब कह रहे हैं, आपकी बात से समझूं कि सरकार कुछ करते हुए दिखना तो चाहती है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, जिस तरह का काम चल रहा है उससे कुछ रिजल्ट आते हुए नहीं दिखते हैं। डॉक्टर अंशुमान, कोरोना शहरों से अब गांवों में भी पहुंच गया है, ये हम सब देख रहे हैं। सीकर जिले में तकरीबन 15 लोगों की मौत हो गई। आपको पता होगा कि एक कोरोना केस से हुई मृत्यु में 150 लोग वहां पे शामिल हुए और उन 150 लोगों में से 14 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसी तरह से हरियाणा के गांवों में भी कोरोना पहुंच गया है। तो ये क्या संकेत देता है? ये बहुत भयावह स्थिति है, क्योंकि एक कहानी भी चली थी कि फ्लाइट से आने वालों ने कोरोना लाया, इसकी सजा रोड पे चल के श्रमिकों ने इसकी भुगतान की। अगर गांव तक ये बीमारी पहुंचने लगी तो आप सोच लीजिए, अगर दिल्ली शहर जैसे, दिल्ली कैपिटल ऑफ द कंट्री है, ऑक्सीजन क्राइसिस हुई, गांव में पीएचसी पे, हकीकत की बात है, चाहे आंकड़े में आप जो दिखा दीजिए, पेपर पे जो दिखा दीजिए, थर्मामीटर, बीपी इंस्ट्रूमेंट, पैरास्टामोल की गोली, पल्स ऑक्सीमीटर, इसकी व्यवस्था नहीं है। छोड़ दीजिए ऑक्सीजन, छोड़ दीजिए वेंटिलेटर की व्यवस्था। तो अल्टीमेटली हिंदुस्तान की हालत वही हो जाएगी जो मुहावरा कहता है, राम भरोसे हिंदू होटल। तो फिर तो मैं कहूंगा कि लेट इट बी गॉड गवर्नेंस। व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट गुड गवर्नेंस? अगर गुड गवर्नेंस दिखाना है तो आपके रोड मैप, प्लान तैयार करके हमें बताइए। तो अब जो दर्शक सुन रहे हैं, जनता सुन रही है, गुड गवर्नेंस वर्सेस गॉड गवर्नेंस में डिसाइड कर लें आपको क्या चाहिए। ये समय है जिस समय आपको हेल्थ एक प्रायोरिटी में डाल के आपके बास्केट में डालना, जो डालने के लिए आगे आते हैं उन नेताओं को आप माने, जो नहीं डालते हैं आप फैसला ले लीजिए क्या करना है।